कर सकते हैं ए हसीना। एक बात सुन लीजिए, आपके दिल में अपनी जगह बनाने के बाद ही मिलेंगे। अल्फाज़ कुछ दिनों के बाद हैदराबाद के नवाब बीदर के नवाब को एक पत्र भेजते हैं। पत्र में लिखा होता है कि अगर पत्र के मिलते ही 15 दिनों के भीतर तुम मुझसे आकर नहीं मिलोगे तो मैं युद्ध की घोषणा कर दूंगा। भाईजान होने के नाते हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना ऐलान जंग के लिए हम भी तैयार हैं। प्रजा की खुशी के लिए, भाई से अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए युद्ध ना करने का निर्णय करके वह हैदराबाद जाने की तैयारी शुरू करते हैं। उसी समय औरंगाबाद से भी एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि रानी के पिता की तबीयत ठीक ना होने के कारण उनके पिता रानी से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। ऐसी हालत में क्या करें क्या ना करें सोच सोच कर राजा एक फैसला करते हैं और अपने वफादार सैनिक को अपने पास बुलाते हैं और रानी को पूरी हिफाजत के साथ औरंगाबाद ले जाने की जिम्मेदारी उसे सौंप देते हैं। जी हुजूर। या खुदा, ये किस इम्तिहान में फंसा दिया है तूने। शहंशाह से ये बात मैं कैसे बयां करूं कि उनकी रानी मुझे चाहती है। अपने शहंशाह के भरोसे की कीमत मैं कैसे चुकाऊं, और शहंशाह के हुक्म को मैं मना भी नहीं कर सकता। हाँ, यही ठीक होगा। फिर सेनापति अपने एक करीबी मित्र को बुलाता है और उसे एक छोटा सा बक्सा और एक पत्र लिख कर देता है और कहता है कि अगर मैं किसी कारणवश वापस नहीं लौटा तो ये चीज़ें अपने नवाब को दे देना। और इसके बाद वो रानी को लेकर सफ़र पर निकल पड़ता है और फिर रास्ते में। मैं आज तक तेरे जनाब के साथ बिस्तर पर हुई नहीं। मुझे पता है। तू मुझे कबूल कर ले। जहां पनाह से गद्दारी जब तक इस जिस्म में जान है तब तक मुमकिन नहीं है। मेरा ये वादा है कि हमारा ये नाता शहंशाह को पता नहीं चलेगा। वो मेरे खुदा हैं और मेरे खुदा के साथ न मैं गद्दारी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। मैं भी देख लूंगी मुझसे बेवफाई करके शहंशाह से कैसे वफादार रहेगा। रानी सेनापति को उससे प्यार करने के लिए जबरदस्ती उकसाती है। चूंकि वफादार सेनापति मना कर देता है, इसलिए रानी उसके ऊपर आरोप लगाती है कि सेनापति ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये खबर सुनते ही नवाब सेनापति से कुछ पूछे बिना ही सब कुछ सच मानकर उसे द्रोही करार देता है और उसे फांसी पर चढ़ा देता है। और जैसे ही ये बात सेनापति के मित्र को पता चलती है, वो बक्सा जो सेनापति ने उसे दी थी नवाब को सौंप देता है। ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ करना। अगर आप एक इशारा करते कि 100 लोगों से लड़कर आ तो मैं खुशी खुशी चला जाता। अपनी जान की बाजी लगाकर मैं दुश्मनों को मार गिराता या उनके हाथों आपकी खातिर अपनी जान दे देता। मगर आपने एक बहुत मुश्किल काम सौंपा। आपकी बेगम को मेरे साथ भेज दिया। अफसोस की बात यह है कि आपकी बेगम आपको नहीं बल्कि मुझे चाहती है। औरंगाबाद के इस 3 दिन के सफर में अगर जवानी के जोश में मैं बहक गया, आपसे गद्दारी करने का बोझ मैं सह नहीं पाऊंगा।
इसलिए मैं अपनी मर्दानगी को खत्म कर रहा हूं। या खुदा, ये कैसी गलती हो गई मुझसे। अपने राजा के प्रति वो सेनापति इतना वफादार था कि उसने अपना लिंग काटकर अपने पुरुषत्व का त्याग कर दिया था ताकि उससे कोई गलती ना हो। नवाब को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो नवाब क्रोध में आकर रानी को भी फांसी पर चढ़ा देते हैं। लेकिन रानी की मौत से भी नवाब को तसल्ली नहीं मिलती। एक फरेबी औरत की वजह से अपने उस वफादार सेनापति को खोने के गम में वो टूट से जाते हैं। अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है तो उस जन्म में मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसी दुआ वो नवाब ऊपर वाले से मांगते हैं। और इन सारे फसाद की जड़ और कोई नहीं बल्कि हैदराबाद का नवाब था। औरंगाबाद से मैंने ही एक हसीन लड़की को तेरे पास भेजा। एक ही तीर से 2 शिकार किए और तुझे और तेरे सेनापति को खत्म कर दिया। तेरे ही हाथों से उसे फांसी का फंदा पहना दिया। उस दिन उसकी आवाज बीदर के किले में गूंज रही थी ना, अब मेरी हंसी की आवाज पूरा बीदर सुनेगा। वो सेनापति और कोई नहीं, तुम ही हो। क्यों दीपू, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? बिल्कुल आश्चर्य होने वाली बात ही है, क्योंकि ये एक सच है। तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी मुझे कैसे पता चली, यही सोच रहे हो ना? हाँ, यही तो आयुर्वेद है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, बहुत ही पुरानी, बहुत ही पवित्र जीवन का विज्ञान है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तभी मैंने तुम्हारी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। फिर मुझे पता चला कि पिछले 10 दिनों से एक अत्यंत ही अज्ञात शक्ति, एक पवित्र आत्मा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है। मंत्रों के उच्चारण से उस आत्मा से मैं संपर्क करने की कोशिश करता रहा। हाँ, मुझे सफलता मिल गई। इस प्रयोग से मुझे जो पता चला है कि जो तुम्हारा पीछा कर रही है वो राजा की आत्मा है। पिछले जन्म में निर्दोष होने के बावजूद तुम्हें फांसी पर चढ़ाने की जो उसने भूल की, उसकी वजह से वो पश्चाताप की आग में जल रहा है और प्रायश्चित के लिए ही इस जन्म में तुम्हारा पीछा कर रहा है। इतने दिनों से वो आत्मा तुम्हारी रक्षा कर रही है, इसीलिए पिछले 10 दिनों से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वो आत्मा तुम्हें डराने के लिए नहीं और ना ही तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही है, बल्कि तुम्हें बचाना चाहती है। उसे सिर्फ 13 दिनों का ही समय मिला है, जिसमें से 10 दिन बीत चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं। तुम्हारे ऊपर जब भी किसी प्रकार का संकट आ रहा है, वो हर बार अपने तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। अब तुम्हें खतरा किससे है, वो तुम्हें कैसे बचा रही है, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन वो आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन तुम उससे डर रहे हो, इसीलिए वो चुप है। अगर वो प्रेत आत्मा होती तो तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आती, या फिर तुम्हें जिन लोगों से खतरा है वो उनके ऊपर हमला करती। लेकिन ये एक पवित्र आत्मा है, लगभग परमात्मा का ही रूप। वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती, वो तो हमेशा सबका भला ही चाहती है, लेकिन सबका सीधा उसके साथ संबंध बनना संभव नहीं है। साधारण व्यक्ति तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जानते हो, साधारण व्यक्ति की बुद्धि उसके पास तक पहुंच ही नहीं सकती, सच्चे लोगों के सिवा।
समझ गए? 3, 8, 8, 5, 13 पुष्या। हाँ, आज से तीसरे दिन शाम को पुष्य नक्षत्र शाम को ठीक 7 बजे अगर उससे बात करने का प्रयास करेंगे तो वो भी तुम्हारे साथ बात करने का प्रयास करेगी। ये कुल 13 मिनट का समय होता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है तो वो तुम्हें उसे बचाने की कोशिश करेगी। सच कह रहा हूं, अगर अब भी तुमने उसे जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, समझे? डरो मत, हिम्मत से काम लो, उसकी भावनाओं को समझो, वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। चलो बहादुर बच्चे, चलो। सुची, क्या हुआ माँ? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे माँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरगाह वाले बाबा की तरह ही 3 दिन ख्याल रखने को कहा है, बस इतना ही। पता नहीं वो क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं बहुत डर गई थी। मैं कुछ नहीं चाहती, बस तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए इतना काफी है। बस तुम दोनों की शादी करवा दूंगी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और तुम लोगों की नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्या पता क्या शुरुआत होगी। क्या कहा? कुछ नहीं, शादी आराम से होगी ना। शादी आराम से ही करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द मंगनी कर लेते हैं। तुम लोगों के आने से पहले मैंने पंडित जी से बात करके रखी है। कल का दिन बहुत शुभ है, उन्होंने कहा कल ही मंगनी करवा लो। कल ही? अरे इतनी भी क्या जल्दी है माँ? बेटा ये सब मैं नहीं जानती, मैं जो कह रही हूँ वो करो। हमेशा तुम्हारी ही जिद नहीं चलेगी। कल का दिन ही शुभ है ऐसा उन्होंने कहा है। उनका कहना है कल अगर मंगनी हुई तो शादी के बाद भी तुम दोनों सुखी रहोगे। ये लो। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनने वाली, कल हर हाल में मंगनी होकर रहेगी, बस। तुम्हारा क्या कहना है दीपू? हाँ, उस दिन सबको लग रहा था कि उसने खुद फांसी लगाई है। लेकिन इसमें तो लिखा है कि इट इज नॉट हैंगिंग डेथ। उसमें ड्रग्स इंजेक्ट किया गया था और ड्रग्स की वजह से ही हार्ट ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से मौत हो गई। हाँ सर। आई थिंक दिस इज नॉट ड्यू टू सर्वाइकल प्रेशर। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर कितना चालाक है, तो फिर मर्डर करने वाला बहुत ही चालाक होगा। अच्छा, उस दिन स्पॉट पे इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ एविडेंस मिले थे ना जो तुम्हें दिए थे? यस। कहाँ है वो? ये लीजिए। गुड। भवानी ट्रैवल एजेंसी। वैसे प्रदीप और उदय नाम का कोई आदमी हमारे यहाँ काम नहीं करता सर। बट इस आईडी कार्ड में जो एड्रेस और फोन नंबर है वो यहीं का है ना? हाँ यस सर। क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए। हाँ सर, मेरा स्टाफ यहीं है, आइए मिलाता हूँ। हाँ अच्छा, तो नागेश जी ये आपके स्टाफ हैं क्या? ये ऑफिस स्टाफ है सर। इनके अलावा 6 ड्राइवर भी हैं। वो टूरिस्ट को अटेंड कर रहे हैं। आते ही उन्हें थाने भेज दूंगा। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, अब तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। वो आए तो मुझे बुला लीजिएगा। पक्का पक्का सर। थैंक यू, चलता हूँ। एनी टाइम आइए सर। मिस्टर नागेश। यस सर। देखिए, जब तक मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के पहले आपका कोई भी स्टाफ या आपका ड्राइवर बिना मेरी परमिशन लिए कहीं दूर नहीं जा सकता। ओके सर। ओके सर, मैं कह दूंगा सर। अच्छा नागेश जी, ये दोनों कौन है? ये दोनों भी स्टाफ है सर। हाँ। ये रिसेप्शनिस्ट सुचित्रा है और ये दीपू है ड्राइवर। ओह नमस्ते सर। ये क्या है? आज हमारी एंगेजमेंट है सर, इसलिए इन्हें इनवाइट करने के लिए आए थे। मिठाई लीजिए। थैंक यू। लगता है इनविटेशन के पहले ही मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया। बाय द वे, सदा खुश रहो। भगवान आप लोगों की जोड़ी बनाए रखे। थैंक यू सर। सर शाम को मेरी सगाई, आप जरूर आइए। सिर्फ आज ही नहीं, अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। ओके, टेक केयर। सी यू मिस्टर नागेश। ओके सर। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ। जहाँ पर मर्डर हुआ है और हमें जो आईडी कार्ड मिला वो इस ट्रैवल एजेंसी का, ये तो कंफर्म हो गया है ना सर? तो अपने स्टाइल से जांच पड़ताल शुरू कीजिए सर। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ जाता तो हाँ सर। मेरी जगह पे तुम होते ना, और तेरी जगह पे मैं होता। देख, खूनी ने पहले खून किया, उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को फांसी से लटका दिया। और सबसे खास बात, उसने बिना सोचे समझे ये मर्डर नहीं किया।